गुड इवनिंग पाखी। सुबह का क्लास का टाइमिंग तुम लोग बता दो कितने बजे रखना है। 9 बजे रख सकते हैं, 8:30 बजे रख सकते हैं, 8 बजे रख सकते हैं, जितने बजे बोलो। पर चाहते हैं कि उसको मॉर्निंग में ही रखे, है ना। फ्रेश माइंड में सुबह सुबह ज्यादा अच्छा रहेगा। तो टाइमिंग तुम बता दो, जो भी टाइम बोलो, है ना। टाइमिंग तुम्हारे ऊपर रहेगा बच्चा। 9 बजे चलेगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर 9 बजे किसी को दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी भी क्लास शायद 11 बजे है। 11 से स्टार्ट होगी मेरी क्लास, तो प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कोई नहीं आ रहा है। हम्म, थोड़ा वेट करते हैं, हाँ, 1-2 मिनट। क्यों बाकी बालाघाट में बारिश हो रही है क्या? अच्छा, तो यहाँ पे हो रही है बारिश। हम्म। कल जो मैंने क्वेश्चन दिए थे, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ। इनिक्विटीज में फर्स्ट का फिफ्थ ना, ठीक है, देखते हैं।
फर्स्ट का फिफ्थ ना, ये -2 से वाला 7 2x प्लस 5/3 -5 इंटू x प्लस 4, और यहाँ पे था 2 इज दैट और इक्वल टू 4। ठीक है, पहले एक काम करो, ये मिडिल वाली चीजों को सिंप्लीफाई कर दो, है ना। -2 को ऐसे ही रखते हैं, एलसीएम ले लो इसका। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और 3 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया यहाँ पे 14 इंटू 2x प्लस 5 -15 इंटू x प्लस 4, और होल अपॉन आएगा 6, ऐसे हो जाएगा। फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो ये -12 बनेगा, और 6 पॉजिटिव है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे साइन इन इक्वेशंस का लेस देन ही। अब अंदर वाले को देखो, 14 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 28x माइनस ये प्लस 70 हो जाएगा, -15x माइनस 60 हो जाएगा, और लेस देन और इक्वल टू 24। यहां तक क्लियर है? बाकी बोलो। ठीक है, अब क्या करोगे, ये -12 है, 28 माइनस 15x करोगे तो कितना आएगा 13x, और 17 माइनस 16 करोगे तो +10 लेस देन और इक्वल टू 24। अब 10 से माइनस कर दो तो -12 माइनस 10 13x, और ये हो जाएगा 24 माइनस 10। मतलब इससे तुम यहाँ पे भी डायरेक्ट आ सकते हो, लेकिन मैंने बता दिया। तो -22 13x, और ये हो गया तुम्हारा 14। अब 13 से डिवाइड करो, 13 भी तुम्हारा पॉजिटिव है, डिवाइड करने में साइन चेंज नहीं होगा। देखो मैं बार बार एक गलती कर रहा हूँ, इक्वल टू लगा दे रहा हूँ, है ना, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए तुमसे, अगर ये गलती हुई तो गड़बड़ हो जाएगा। तो -22/13 से ग्रेटर देन x और लेस देन और इक्वल टू 14/13, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? बस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करना है। और बोलो, और कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी? एट नंबर का, चलो 8 देखते हैं, मतलब फर्स्ट का 8 ना। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मिल गया 13x माइनस 7/20 और दैट्स आर इक्वल टू -2, और दे दिया है 4 माइनस x/2 लेस देन 4। जब मैंने तुमको सेट पढ़ाया था तब मैंने और का बताया था कि और मतलब ऑप्शनल हो जाता है ना, और मतलब और यूज करते हैं, और मैंने थोड़ा बहुत है ना ऑप्शन हो जाता है, और एंड मतलब हो जाता है कंपलसरी। और कहाँ पे यूज होता है, यूनियन में यूज होता है। यूनियन मतलब और, ठीक है, मतलब पहले सेट की भी वैल्यू ले लो, दूसरे की भी ले लो, और कॉमन भी ले लो, सब चीजें एक एक बार, है ना, इस तरीके से रहा। और एन का मतलब क्या होता था, कॉमन, है ना, तो एन मतलब कॉमन, तुमको याद होगा, सेट पड़ा हुआ है, तो एन का मतलब कॉमन। तो जहां पे एन लगे रहेगा वहां पे कॉमन लगाना है, और यहाँ पे और है वहां पे हम क्या लगाएंगे, ऑप्शनल लेंगे, मतलब कि दोनों चीजें आ जाएगी। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, अलग अलग सॉल्व करना है दोनों को। तो पहले तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर मैं इधर से सॉल्व करता हूं तो 13x माइनस 7, 20 जो है पॉजिटिव है, याद रखना, अच्छे से समझो पाखी, हम सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेरिएबल का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कभी भी अगर यहाँ पे x लिखा होता तो हम x का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। चाहो तो नोट करके अपनी कॉपी में लिख दो कि हम कभी भी x का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, केसेस बना के करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का केस बना के करते हैं, कि अगर वो पूरा पॉजिटिव है तो कर सकते हो, क्योंकि वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर x पॉजिटिव है
तो ये जो है ये साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव हो गया तो साइन चेंज हो सकता है, और हमको एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये वेरिएबल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम उसको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इधर जाके तो -140 हो जाए, सॉरी ये कुछ ज्यादा ही फास्ट कैलकुलेशन हो गया है ना, -40, और में क्या है, ये 2 का मल्टीप्लाई करो तो 4 - x < 8 हो जाएगा, फिर -7 उधर जाके +7 हो जाएगा, तो 13x सॉरी इक्वल टू 7, हम इधर प्लस होगा लेकिन -40 + 7 कितना हो जाएगा, -33 हो जाएगा, है ना। और ये x को उधर लेके आओ, या फिर x को उधर 4 को उधर लेके जाते तो -x कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 8 - 4 होगा, यहाँ पे x और इक्वल टू -33/13 कर सकते हो, और x से इसको डिवाइड कर दो या हटा दो, अगर x को उधर शिफ्ट करते हो तो साइन चेंज होगा, पता है ना, साइन चेंज होगा, क्योंकि ऐसा सोचो या तो माइनस शिफ्ट हो रहा है या माइनस से मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो तो साइन चेंज हो गया। अब ये बोल रहा है कि -33/13 से छोटा होगा, और ये बोल रहा है -4 से बड़ा होगा। पहले इन दोनों को नंबर लाइन में दिखाएंगे, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा होता है देख लो। ठीक है, -4 इस वाली वैल्यू से छोटे बड़ी होगी, मतलब छोटी होगी, -4 इधर कहीं पे आएगा, और -33/13 इधर आएगा। क्यों? क्योंकि -33/13 कितना होगा लगभग, इसको हम बोल सकते हैं कि ये -3 और -2 के बीच में होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालोगे तो 2 पॉइंट समथिंग निकलेगी, 13 से डिवाइड करके देखो तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, हमको ये नंबर की मतलब है, इन दोनों की जरूरत नहीं है अभी। तो ये बोल रहा है कि -4 से बड़ा होना चाहिए, -4 से देखो x की तरफ बड़ा दिखाया है, बताया था पहाड़ है, मतलब -4 के लिए x बड़ा हो गया, तो बड़ा किधर जाता है, बड़ी वैल्यू जाती है राइट साइड, राइट साइड तुम्हारी पूरी बड़ी वैल्यू जाती है, और यहाँ पे देखो साइन सिर्फ ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे हॉलो ब्रैकेट लगाओगे, हॉलो, और ऐसे दिखा दोगे। ठीक है, इस तरीके से एरो दिखा दोगे, इसको चाहो तो तुम ऐसे शेडेड भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ना, तुमको ड्राइंग पसंद होगी तो इसको शेडेड कर देना। ठीक है, इस तरीके से, है ना। और ये बोल रहा है कि -3 या 3 से कम होगा, तो देखो इक्वल टू भी है तो मैं यहाँ पे डार्क कर सकता हूं उसको, और ये इधर जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है और, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इधर की पूरी वैल्यू मिलेगी, मतलब -0 सब कुछ मिल जाएगा, है ना, -∞ भी चले जाएगा, ये वाला जो है -4 से बड़ा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो और में क्या होता है, दोनों की बातें मानी जाती है, और में दोनों की बातें मानी जाती है, तो ये बोल रहा है कि -33/13 से कम होना चाहिए, ये बोल रहा है -4 से ज्यादा होना चाहिए, हम दोनों की बात मान लेंगे, दोनों की बात मान लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आ जाएगा तुम्हारा x बिलोंग्स टू -∞ से इंफिनिटी। ठीक है, अब इसी में दूसरा केस है, मैंने उसमें 9 नंबर का भी क्वेश्चन दिया है, सेम क्वेश्चन है ना, तो उसमें हमने दे दिया 13x - 7/20 < ≤ -2 एंड 4 - x/2 < 4, है ना। तो इसमें एंड आया है, इसलिए यही सेम सिचुएशन के हिसाब से x का आंसर क्या आएगा, ध्यान दो, कॉमन वैल्यू, कॉमन वैल्यू कौन कौन सी है, कॉमन वैल्यू तुम्हारी ये है, ये वैल्यू तुम्हारी क्या है, कॉमन है, तो यहां कहां से शुरू होगा, -4 से -33/13 तक की वैल्यू आएगी। तो एंड के लिए 19 नंबर के 9 नंबर के क्वेश्चन के लिए एंड के लिए ये आंसर हो गया, और 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये आंसर हो गया। ध्यान देना, कई बार कई टीचर इसको कैसे दिखा देते हैं, बोलते हैं कि जब कॉमन आ जाता है तो कॉमन ले लो, और जब कॉमन नहीं आता है तो दोनों ले लो, मतलब ऐसी सिचुएशन, और में भी वो ऐसे बता देते हैं कि यहां से अगर ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, और वाले केस की बात कर रहा हूं, तो और में मतलब ये वाला और ये वाला पोर्शन दोनों ले लो, लेकिन अगर वो इंटरसेक्ट करते तो सिर्फ इंटरसेक्ट वाला पोर्शन लो, तो ये कुछ गड़बड़ चीजें हो जाती है, तो ध्यान रखना। और का मीनिंग मैंने तुमको सेट के टाइम पे भी पढ़ाया हुआ है ना, तो और मतलब हो गया तुम्हारा यूनियन की तरह, मतलब दोनों लेना है, इस दोनों की बात माननी है, ऐसा लिख लो कि दोनों की बात माननी है, कोई दिक्कत नहीं, तुम जैसा समझते हो वैसा लिखो। ठीक है,
दोनों की बात सुनना है, दोनों की बात मानना है, मतलब ये जो बोल रहा है उसकी भी बात सही है और ये जो बोल रहा है इसकी भी बात सही है। और एंड में क्या होगा, दोनों का निष्कर्ष निकाला जाएगा, दोनों की कॉमन वैल्यू के बारे में सोचेंगे, है ना। ठीक है, नोट कर लो। और बोलो बाकी कौन से क्वेश्चन में डाउट है। आदित्य तुमने क्वेश्चन किए क्या बच्चा, ये जो मैंने यस डीपीपी सर। दिया था ये किए हो या नहीं। नो सर। और अभी क्लासेस तुम बीच में नहीं आ पा रहे थे, क्या बात थी। सर मेरे को वो फीवर था 2 दिन, तो मैं अटेंड नहीं कर पाया था अच्छा इसलिए। फीवर था। और मनु। सर मनु, मनु का पता नहीं सर, मैं ऊपर रहता है ना, अलग ही रहता हूँ थोड़ा उससे। हाँ मतलब मेरे को थोड़ा वो फीवर वीवर था ना, तो मैं अलग रह रहा था अभी। अच्छा 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 अलग। अच्छा। तो तबीयत ठीक है अभी आदित्य तुम्हारी। ये सर अभी ठीक ही है। हाँ हाँ अभी थोड़ा ठीक हुआ है, मतलब अभी वीकनेस है। थोड़ा पहले तो वीकनेस है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ख्याल रखो अपना, है ना। यस सर। पहले सबसे जरूरी वही चीज है। ये तो बाद में मैं तुमको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर तुमको लगेगा तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अभी पहले अपना ख्याल रखो भाई, ज्यादा जरूरी। देखो लाइव क्लासेस ज्यादा अच्छी होती है, लाइव क्लासेस में जो जो डाउट होता है तुरंत पूछ सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर में वो चीज नहीं होती है। तो लाइव लेक्चर ठीक है, वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर तबीयत ठीक नहीं है, वीकनेस है, तो उस टाइम पे अवॉइड करना पड़ता है। ठीक है कोई बात यस नहीं। सर। हाँ बाकी तुम्हारा और कोई डाउट है, और ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए या नहीं बताओ, क्लियर हो गया। और कोई डाउट है क्या, बोलो, कोई भी डाउट नहीं है। इनइक्विटीज के अलावा मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, है ना, उसके अलावा एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का भी था, और उसके पहले के भी क्वेश्चन थे। तुम देखो अपनी बुक में, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा तुम्हारे कॉन्सेप्ट बूस्ट करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इनके आंसर भी ऐसे होगा कि कुछ टीचर भी देने से पहले सोचेंगे कि भाई ये क्या क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो अपनी, मतलब अगर पॉसिबल हो देख सकते हो तो देखो, दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहला था रियल नंबर आर क्लोज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो रियल नंबर है आर क्लोज्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब हुआ कि अगर एक रियल नंबर लेते हो और दूसरे रियल नंबर को ऐड करते हो, तो जो रिजल्ट आएगा वो रियल नंबर ही होगा, ऑलवेज रियल नंबर। क्या ये बात सही है। अगर ये बात सही है कि दो रियल नंबर को ऐड करने से रियल नंबर आता है, तो ये क्लोज फॉर एडिशन है, मैंने इसको लिखवाया भी है अलग से। और अगर एक रियल नंबर में से दूसरे रियल नंबर को माइनस करते हैं और ऑलवेज रियल आता है, तो ये बात भी सही है, मतलब ये पहला स्टेटमेंट सही हो गया। क्या ये सही है, सही है ना। दो रियल नंबर को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, जो रिजल्ट आएगा वो रियल ही होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। ये मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, अगले बार से जब मैं मल्टीपल आंसर क्वेश्चन दूंगा तो मैं उसमें स्टार बना दूंगा, ताकि तुमको समझ में आ जाए कि मल्टीपल आंसर क्वेश्चन कौन से। और अब धीरे धीरे डीपीपी तुम्हारे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, डीपीपी के जो क्वेश्चनों का नंबर है वो बढ़ेंगे, और फिर मैं अलग से तुमको कुछ सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, उनको भी सॉल्व करना होगा, मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस हम बढ़ाएंगे। इसमें था दूसरा वाला था कि जो इरेशनल नंबर है, जिसको मैंने बताया था कि क्यू बना के ऐसे मार्क कर दो, क्यू बना के मार्क कर दो, अगर ये क्यू मतलब ये रेशनल नंबर है, ठीक है, और अगर मैंने क्यू पे ऐसे मार्क कर दिया तो ये इरेशनल नंबर है ना, ये बताया हुआ है। तो जब भी मैं क्यू को क्रॉस कर देता हूं मतलब समझ जाना इरेशनल नंबर है। तो ये बोल रहा है इरेशनल नंबर आर क्लोज, नॉट क्लोज, नॉट क्लोज फॉर एडिशन। क्या ये बात सही है, बताओ, कि दो इरेशनल नंबर को मैं अगर ऐड करता हूं तो क्या ये इरेशनल नंबर भी नहीं आ पाएगा। क्या दो इरेशनल नंबर को, आदित्य बताओ, क्या मैं दो इरेशनल नंबर को ऐड करूंगा तो इरेशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा। सर आएगा ना। आएगा, हमेशा नहीं आएगा, ध्यान से देखो। 2 - √3 एक इरेशनल नंबर है, प्लस 5 + √3
एक इरेशनल नंबर है, ऐड करूंगा ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 7, ये तुम्हारा रेशनल नंबर हो गया। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ठीक है। मतलब रॉन्ग नहीं हुआ, सही हो गया, क्योंकि उसने बोला था नॉट नॉट क्लोज फॉर। एडिशन के अलावा उसने बोला था एडिशन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में भी आएगा, अगर यहां माइनस दे दो और यहां माइनस दे दो तो ये सब्ट्रैक्शन में भी काम करेगा, है ना। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 माइनस रूट थ्री के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं 2 प्लस रूट थ्री, तो ये तो 4 प्लस माइनस थ्री हो जाएगा, क्या बन जाएगा 4 माइनस थ्री मतलब 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना, ये कॉन्जुगेट है, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, क्या है कॉन्जुगेट है। और मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था थोड़ा बहुत, तो उस टाइम पे भी बताया था, अगर मैं 2 माइनस रूट थ्री लेता हूँ, 2 प्लस रूट थ्री अगर एक जेड लेता हूं, तो उसके हिसाब से जो जेड बार होता था उसको कॉन्जुगेट बोलते थे। इसको भी कॉन्जुगेट बोलते हैं, इसको भी कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जेड बार आएगा वो 2 माइनस रूट माइनस आई आएगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट का अपोजिट साइन आ जाता है बस, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में देख रहे हैं, कॉन्जुगेट से याद आया तो मैंने बता दिया। तो कॉन्जुगेट के इस वजह से मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन, ये भी तुम्हारा क्लोज नहीं होगा इरेशनल नंबर के लिए। और डिवीजन, डिवीजन भी सोच सकते हो, अगर मैंने रूट थ्री ले लिया और 2 रूट थ्री ले लिया, कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आएगा, और ये क्या है रेशनल। तो ये बहुत बेईमान है, ये किसी के साथ नहीं है, ना एडिशन में साथ में है, ना सब्ट्रैक्शन में, ना मल्टीप्लिकेशन में, ना डिवीजन, ठीक है, समझ गए। जबकि रेशनल नंबर में क्या है, दो रेशनल नंबर को अगर ऐड करते हो तो ऑलवेज रेशनल नंबर आएगा, हमेशा। माइनस करते हो तो भी रेशनल नंबर आएगा, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो भी रेशनल नंबर आएगा। बस डिवीजन में थोड़ा सा धोखा दे देता है, क्योंकि डिवीजन में भी रेशनल आता है, बस तुम्हारा जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो जो आता है, जीरो होने से नॉट डिफाइन हो जाता है, और नॉट डिफाइन वैल्यू को हम रेशनल या इरेशनल कुछ नहीं बता सकते। तो इरेशनल तो नहीं आएगा, ये कभी भी इरेशनल नहीं आएगा, रेशनल आएगा या तो फिर नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। मतलब उसको अब ये नहीं बोल सकते ना कि जो नॉट डिफाइंड वैल्यू है रेशनल है कि इरेशनल, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, बाकी तीनों में तो ये क्लोज होता है। अच्छा, इसके बाद था, इसके बाद ये बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, रियल नंबर आर क्लोज फॉर डिवीजन, क्या ये सही है, रियल नंबर आर क्लोज्ड फॉर डिवीजन। शायद ये रेड कलर ज्यादा चुभ रहा हो तुमको, ठीक है, तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर। रियल नंबर आर क्लोज फॉर डिवीजन, क्या सही है। अगर एक रियल नंबर लेते हो और दूसरे रियल नंबर को डिवाइड करते हो तो जो आंसर आएगा वो रियल नंबर आएगा, क्या ये सही है बताओ। बाकी आर्या, आदित्य बताओ मुझे, ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए ये तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत मजबूत कर देंगे, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि भाई मुझे सब बेसिक के बारे में सब पता है, छोटी मोटी जो गलतियां होती ना वो नहीं होगी, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए तुमको। बोलो, रियल नंबर आर क्लोज फॉर डिवीजन, क्या ये स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग है। और एक स्टेटमेंट है, रियल नंबर आर नॉट क्लोज फॉर डिवीजन, रियल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड फॉर डिवीजन। इसका मतलब बोल रहा है कि अगर दो रियल नंबर को डिवाइड करते तो वो रियल नंबर नहीं होगा, ये ऐसा बोल रहा है। कौन सी बात सही है, मतलब हमेशा रियल नंबर नहीं होगा, इसका मतलब होता है ऑलवेज। अगर सर ऑलवेज रियल ये हो बात गया भी रॉन्ग है। इसका मतलब क्लोज है। बोलो, सर हाँ बोलो। अच्छा, बिल्कुल सही है आदित्य, वेरी गुड, है ना। सी वाला रॉन्ग है, रीजन बस एक ही, हमेशा रियल होता है, बस अगर R1 में अगर जीरो रख दो तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है, किसी के भी अपॉन में जीरो रखने पे नॉट डिफाइन हो जाता है, इसलिए ये वाला रॉन्ग हो गया और ये वाला क्लियर सही हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है,
उसको समझते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के भी बारे में मैंने थोड़ी बहुत थ्योरी दी थी तुमको, अभी बेसिक में उतनी देखेंगे। बाकी जब हम मेन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो लगभग 15-16 लेक्चर लेंगे हम, और उसमें समझ लो कि बेसिक से लेके एडवांस लेवल पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इसको क्लियर हटा दूं, इसको हटा रहा मैं, है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि एक जेड दिया हुआ था a प्लस आई बी, ठीक है, और a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करता है इसी तरीके से। पहला दिया था रियल पार्ट ऑफ जेड, ये 0 दिया था, और बोला था कि ये जो जेड है ये तुम्हारा प्योरली इमेजिनरी है। क्या ये सही है? अगर ये रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब हो गया a, अगर a 0 हो जाएगा, क्या ये जो जेड है ये प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा? बताओ। और इफ b इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या ये इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? हम्म, जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ। अगर a 0 होगा तो क्या ये जो बनेगा z इक्वल टू आई बी बचेगा, तो क्या वो प्योरली इमेजिनरी है? और या फिर इफ b अगर 0 होता है तो क्या z1 नहीं z है, या मैंने z1 ही दिया था, z1 ही है ना, ये z1, तो क्या z1 तुम्हारा इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? प्योरली इमेजिनरी अलग होता है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर अलग होता है, मैंने उसका डिफरेंस बताया हुआ है। इफ a इक्वल टू b इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो z1 क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी बट नॉट इमेजिनरी, ये देखो। और एक डी ऑप्शन है, जेड स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव। फॉर ऑल, ये जो सिंबल दिया था ना मैंने, ये जो सिंबल था ये ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल का सिंबल है, हाँ? बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही है, बताओ जल्दी जल्दी। तुमको अगर बोल के नहीं बताना है, अनम्यूट करके नहीं बताना है, तो तुम टाइप करके बताओ। कम से कम मुझे तुम्हारे आंसर पहुंचना चाहिए, मुझे समझ में आना चाहिए कि तुम क्या सोच पा रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो। हम्म, किसी एक का भी आंसर नहीं आ रहा है। सर ए वाला राइट है हाँ, सर, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, हाँ बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो z इक्वल टू z1 इक्वल टू आई बी बचेगा, और जिसमें इमेजिनरी पार्ट होता है सिर्फ, तो इसका मतलब वो प्योरली इमेजिनरी होती है। बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला ऑप्शन। बी सी और डी के बारे में बताओ। ये मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, है ना, लगभग सभी मल्टीपल करेक्ट आंसर है, एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं। बी के बारे में क्या बोलोगे? अगर बी 0 हो गया, अगर बी 0 हो गया तो ये नंबर 0 हो जाएगा, तो z1 इक्वल टू ए बचेगा, मतलब सिर्फ रियल पार्ट, तो वो रियल होता है, प्योरली रियल होता है ना, याद है तुमको? अगर b इक्वल टू 0 होगा तो प्योरली रियल होता, इमेजिनरी नहीं होता, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। अब a और b दोनों 0 हो गए, मतलब वो नंबर ही 0 हो गया। तो जब a 0 होता है, a 0 होता है तो प्योरली इमेजिनरी होता है, ठीक है। और b 0 होता है तो क्या होता है? प्योरली रियल होता है, ठीक है। नॉट इमेजिनरी कब आता है? जब b नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इमेजिनरी तब आता है, सॉरी इमेजिनरी कब आता है? इमेजिनरी
ओनली इमेजिनरी कब आता है? जब बी नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ बी इक्वल टू जीरो है, इसीलिए नॉट इमेजिनरी होगा। मतलब ये इकलौता ऐसा नंबर है, जीरो, जीरो इकलौता एक ऐसा नंबर है जो प्योरली इमेजिनरी है बट नॉट इमेजिनरी है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है। तुम अपने टीचरों से पूछोगे ना, तुम्हारे आसपास जो भी टीचर हो, तो वो भी नहीं बता पाएंगे। मैं गारंटी देता हूं, बहुत मुश्किल काम है कि वो बता पाए, इतने डेप्थ में पढ़ा ही नहीं होगा उन्हें। जीरो प्योरली इमेजिनरी बट नॉट इमेजिनरी, ये एक लौता ऐसा नंबर है जो प्योरली इमेजिनरी है पर इमेजिनरी नहीं है। डेफिनेशन में जाओ, मैंने जो पढ़ाया हुआ है उसको देखो, ठीक है। अब जेड स्क्वायर की बात आती है। जेड स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो देखो, अगर जेड तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड स्क्वायर निकाल के देखते हैं। ए प्लस आई बी निकाल सकते हो वैसे तुम, ठीक है। तो मैं इसमें Z1 का स्क्वायर निकालना देखते हैं। ए प्लस आई बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब तुमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता है, निकाल के देखते हैं। तो ए का स्क्वायर हो गया प्लस आई बी का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू आई बी हो जाएगा। देखो हम स्क्वायर निकाल के देख रहे हैं। ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आई का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। पता है ना तुमको, अगर ए बी की पावर m है तो a की पावर m और b की पावर m होता है, ठीक है। बहुत स्ट्रांग वाले तुम्हारे फाउंडेशन वाली क्लासेस चल रही है, मतलब तुम्हारा बेसिक बहुत स्ट्रांग होगा। बस क्लासेस डेली करो। तुम 2 होते हो 4 होते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम क्लासेस डेली करो। 1 महीने के बाद तुमको बहुत ज्यादा फर्क समझ में आएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग रहेगा। तुमको पता होगा कि तुमने क्या क्या चीजें सीखी है। बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। ए स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब ये जो आई स्क्वायर है, तुमको मैंने बताया था कि आई की पावर 1 तो आई रहता है, मतलब कि अंडर -1। आई का स्क्वायर होता है -1, आई का क्यूब होता है -i, और आई की पावर 4 होता है 1। ये सभी वैल्यू बताई हुई है। और उसके बाद अगर आई की पावर में 4k प्लस 1 होगा कहीं पे भी तो वो आई हो जाएगा। 4k प्लस 2 अगर होगा आई की पावर में तो आई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और 4k प्लस 3 होगा था आई क्यूब हो जाएगा। मतलब 4k का मल्टीपल प्लस समथिंग जो भी रहा तो वो उतनी पावर हो जाएगी। तो इसको लिखोगे ए स्क्वायर, आई स्क्वायर हो गया -1, तो -b स्क्वायर ये रियल पार्ट हो गया प्लस 2abi, ठीक है। मुझे वैसे स्क्वायर करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। तो ये जो नंबर बना है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं 2ab को एक बड़ा सा b मान लूं, 2ab पूरे को, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a मान लूं, तो ये भी एक जेड स्क्वायर जो है वो भी एक क्या बना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना है। अब सुनो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने बताया था तुमको कि ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, शायद बताया था, है ना। हम ऐसा नहीं बोल सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंपेयर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि 6 + 8i जो है वो बड़ा है 1 + 2i से, नहीं बोल सकता। ना ये बोल सकता हूँ कि 6 + 8i छोटा है किससे, 1 + 2i से। ये दोनों चीजें नहीं बोल सकता मैं। ना मैं बड़ा बता सकता हूँ ना छोटा, मतलब कोई भी 2 नंबर ना छोटे हैं ना बड़े हैं। मैंने इसके लिए तुमको एक थ्योरी बोला था कि जो इमेजिनेशन होता है, तुम्हारा इमेजिनेशन मेरा इमेजिनेशन, उसमें कंपैरिजन नहीं है, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता है। तो ये इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर में कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरिजन किस में होता है, सिर्फ रियल नंबर्स में होता है। कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स में होता है, ठीक है। ये पहली चीज हो गई, ये फर्स्ट बात। दूसरी बात, कंपैरिजन नहीं होता तो हम 0 से भी कंपेयर नहीं कर सकते। इसका मतलब देखो 6 + 8i को मैं ये नहीं बोल सकता कि ये 0 से बड़ा है। 0 का मतलब क्या है, 0 + 0i, ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम उसको ना रियल नंबर से कंपेयर कर सकते, कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते। तुम इससे भी कंपेयर नहीं कर सकते हो, इज ग्रेटर देन -1 ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो हम उसको 0 से भी कंपेयर नहीं कर सकते। और अगर हम 0 से कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस दो नजरों से तो देख ही नहीं सकते। इन दो नजरों से, पॉजिटिव और नेगेटिव। जीरो हो सकता है अगर वो एक्स और वाई दोनों जीरो को अलाउ है कि जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, वो भी प्योरली इमेजिनरी है बट नॉट इमेजिनरी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि तुम ये भी पूछ के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है कि जो पढ़ा रहा है वो कितना सक्षम है, तुमको पढ़ाने लायक है या नहीं है। मुझे भी टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो इसने लिखा ना इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज का छोड़ो, एक बार भी कोई भी मतलब ऐसा मतलब ऑलवेज नेगेटिव वाला केस नहीं आएगा। हाँ, कुछ नंबर है जिनका स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्योंकि उनका स्क्वायर रियल हो जाएगा। अगर उसका स्क्वायर रियल हुआ तो जैसे देखो, अगर मैं जेड को लेता हूं आई, तो जो जेड स्क्वायर है वो आई स्क्वायर होगा और आई स्क्वायर होता है -1, तो -1 जो है वो नेगेटिव हो सकता है। तो ये कभी कभी कुछ केसेस में, क्योंकि जेड स्क्वायर जो बन रहा है वो रियल हो रहा है, तो रियल नंबर तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। इसको भी नोट कर लेना, नहीं होता। ठीक है, लिख लो, सबसे ऊपर लिख के रख लो। कॉम्प्लेक्स नंबर ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। बाद में ये मत बोलना कि बताया नहीं था, इस पे बेस्ड क्वेश्चन में बीच में कभी भी दे सकते हो। ठीक है, तो कंपैरिजन नहीं होता, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर डू नॉट फॉलो ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई बड़ा कोई छोटा कंपेयर करने की चीज होती है। तो ऑर्डर प्रॉपर्टी किसमें होता है, रियल नंबर में। दो रियल नंबर में कोई छोटी वैल्यू और कोई बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, ये ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। समझ में आ गया? बोलो। बहुत डिटेल में सॉल्यूशन बता रहा हूं तुमको, पहले का सॉल्यूशन पूरे डिटेल में, सेकंड का सॉल्यूशन पूरे डिटेल में। समझ रहे हो? इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हारी एक एक बात, एक एक चीजें तुम्हारी क्लियर रहे। ठीक है, हटा दो इसको। नोट्स बहुत अच्छे से बनाना। अगर मैं कुछ भी नोट करवा रहा हूं, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर डू नॉट फॉलो ऑर्डर प्रॉपर्टी, लिखो इसको। ये एक केस बताया मैंने, वी कैन नॉट कंपेयर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पे देखो मैंने बता दिया कि हम ये दोनों में से कोई भी चीज नहीं बोल सकते, ना ग्रेटर देन बोल सकते ना लेस देन बोल सकते। इक्वल टू हो सकता है, कोई नंबर दो नंबर्स इक्वल टू हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला इफ a प्लस बी आई इक्वल टू 2 + 3i। ठीक है, तो इसका सीधा मतलब होगा कि रियल पार्ट के इक्वल, मतलब a = 2 एंड b = 3। ठीक है, ये होता है इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल दिखा सकते हो अगर दिया है पहले से, तो इसका मतलब ये होगा कि उसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से समझ गए? नोट कर लिया? हटा दो इसको, बोलो। सर बाकी देखो, डीपीपी करना पड़ेगा। डीपीपी करोगे तभी चीजें मतलब दिमाग लगाओगे, और उसके बाद जब मैं बताऊंगा तो वो चीजें तुम्हारे दिमाग में छपेगी, तब तुम्हारा लेवल बढ़ेगा। नहीं तो साल भर मुझसे पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला, जैसे कि वैसे रहोगे। फिर मुझे ही दोष दोगे कि सर ने कुछ पढ़ाया नहीं। और अगर जो जो बोल रहा हूँ डीपीपी सॉल्व करते हो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हो, जो भी समझ में नहीं आता वो पूछते हो, तो लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ऐसा बढ़ेगा कि मतलब बाकी आसपास के बच्चे तुम्हारे साथ स्टैंड नहीं कर सकते, अलग लेवल बन जाएगा तुम्हारा। और अच्छा लेवल बनाने के लिए थोड़ा तो तपना पड़ेगा भैया। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू बोला था, i³ 745 था, -i³ 389। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्या आंसर आएगा बताओ? पहले का आंसर क्या आएगा? वैल्यू पूछा था, फाइंड द वैल्यू, जल्दी से बताओ। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, पावर ऑफ आयोटा। तुम तो देखकर बता सकते हो आंसर, इतने अच्छे से मैंने ट्रेन किया था तुमको।
देखो मैं तुम पे मेहनत कर रहा हूं, अगर उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा ना तो फिर मजा नहीं आएगा, कोई मजा नहीं है। बोलो, बताओ भाई। आर्या तुम तो थी क्लास में, कैसे होता है? क्या करते हैं हम लोग पावर देखने के लिए, क्या करते हैं, जैसे इसकी पावर देखना है तो हम इसको बस किससे करेंगे, ये जो पावर नंबर है इसको 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के लिए सबको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करो। 45 को 4 से डिवाइड करो, बड़ा इजी है। 45 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो इसकी पावर हो गई। कितना इजी काम है सोचो, इससे इजी हो सकता है कुछ? अब ये 389 है, 89 पूरे, यहाँ पे और भी नंबर हो, यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 89 को 2 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, वही 88। तो ये हो गया आई की पावर 1, तो ये आ गया तुम्हारा 0, समझ गए, ये 0 आ गया, ठीक है। अब इसको देखो, इसका क्या आएगा आंसर, 17। देखो 17 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। इसका देखते हैं, नीचे वाले टर्म को 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, 96 बाई करेक्ट, मतलब आई की पावर 3 होगा। मैंने ये भी बताया था कि 1 अपॉन आई जो है वो आई क्यूब होता है, और 1 अपॉन आई क्यूब आई होता है, ये दो चीजें एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और 1 अपॉन आई स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और बात लिख सकते हैं कि 1 अपॉन आई जो है वो आई क्यूब होता है, और आई क्यूब हमारा माइनस आई होता है, तो ऐसा भी याद रख सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा आई, है ना, समझ गए, ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना, 96 है ना, ठीक। इस तरीके से देख सकते। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसमें आई की पावर 1 और इसमें आई की पावर 1 कर सकते हैं, और ये तुम्हारा कंप्लीट 100 हो जाएगा, क्योंकि ऐड होगा तो ये 100 हो जाएगा, मतलब डबल जीरो मतलब 4 का मल्टीपल, तो यहाँ पूरा 1 आ जाएगा, ऊपर बस आई बचेगा। तो इससे ऐसे भी सोच सकते हो, दोनों तरीके से सोच सकते हो, और भी कई तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग, कुछ टैलेंटेड लोग क्या करते हैं, इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, वो और टैलेंटेड होता है। लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड करना है 4 से। तुमने 4 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा होगा, है ना, डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसका, ठीक है। लास्ट वाले नंबर का क्या आएगा, लास्ट के नंबर देखो 24 है, इसका मतलब वो 1 हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो गया मतलब 1 बन गया, ठीक है। और 1 की पावर कुछ भी रख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, 1 ही रहेगा, समझ गए, इतना इजी था। मेरे हिसाब से अभी दोबारा बताने में थोड़ी बहुत चीजें और क्लियर हुई होगी, हो सकता है ना। ये जो प्रॉपर्टी बनी है वो कहां से आई है, आई की पावर 4 जो होता है वो 1 होता है। अब आई की पावर 1 को मैं आई इंटू आई का क्यूब लिख सकता हूँ, ये 1 हो जाएगा। तो आई इक्वल टू 1 अपॉन आई क्यूब लिख सकते हो, या आई क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन आई लिख सकते हो, है ना, ये दोनों चीजें। दूसरी बात, आई क्यूब को और क्या लिख सकते हैं, आई क्यूब को माइनस आई लिखते हैं, तो 1 अपॉन आई इक्वल टू क्या आ गया, माइनस आई आ गया, समझ गए। इस तरीके से, है ना, ठीक है। अब देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बोला था, तो a की पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो रियल नंबर की जो पावर होती है, कोई भी रियल नंबर हो उसकी पावर अगर मैं 0 रखता हूं तो वो 1 आता है। मैंने बताया भी था कि a की पावर 0 1 कैसे होता है, शायद लगभग सबको बताता हूं। हम a की पावर में m माइनस m रख सकते हैं, अगर मैं प्रूफ करना चाहता हूं। अगर मैं प्रूफ, ये भी पूछ सकते हो, बहुत टीचरों को नहीं पता होता कि किसी की पावर 0 1 क्यों होता है। अरे बहुत सारी चीजें, बहुत बेसिक चीजें जो पता नहीं होता, किसी की पावर 0 1 कैसे होता है। 0 को तुम m माइनस n रख दो, अगर मैंने पूछा होता और तुमको नहीं पता होता तो 1 से 2 दिन लगा देते, तब भी तुम्हारा आंसर नहीं आता।
a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। अब a की पावर जो पॉजिटिव में उसको ऊपर लिख दिया और a की पावर जो नेगेटिव में वो अपॉन में जाएगी, होता है ना ऐसा, ये जो पावर ऊपर जाके नेगेटिव होती है। अब ये सेम नंबर कट होके क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा, इतना इजी प्रूफ। ठीक है, अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं बोलता हूँ कि a प्लस आई बी, उसकी पावर 0 लिखते हो तो होगा क्या, a प्लस आई, अच्छा a है तो वहां पे कुछ और ले लेते हैं, x प्लस वाई आई ले लेते हैं, है ना, उसको बुरा लग जाएगा नहीं तो x प्लस वाई आई की पावर 0 ले लो, तो इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई आई की पावर तुम लिख सकते हो 2 माइनस 2, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख दो, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, तो x प्लस आई वाई की पावर 2, और जो माइनस वाला है उसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, x प्लस वाई आई की पावर माइनस 2, और बाद में x प्लस वाई आई की पावर 2 अपॉन में x प्लस वाई आई की पावर 2। अब वो अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर हो या कुछ भी हो, सेम नंबर से डिवाइड होगा तो 1 तो आएगा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, सेम नंबर से डिवाइड होके कुछ और उल्टी सीधी चीज तो नहीं बनाएगा। मैं कुछ भी लिख दिया है ना, बस वो डिफाइन होना चाहिए, मतलब कुछ तो होना चाहिए ना, नॉट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को बस सोचने का मन आता है, नहीं ये नहीं बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, 0 अपॉन 0 को भी नहीं बोल सकते, तो कुछ चीजें छूटी हुई है इससे, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि क्यों छूटी हुई। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देखते हैं। ये ऐसा हो गया ना कि मैं क्वेश्चन बना रहा हूं और फिर मैं ही इनके आंसर बता रहा हूं, मजेदार नहीं है। एवरी नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, बोला था कि जो एवरी नंबर है, सभी नंबर जो होते हैं इज कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या ये बात सही है, बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बोलो सही है क्या, जो सभी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही रियल नंबर आते हैं और नॉन रियल नंबर आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम रियल नंबर को जानते हैं, रियल नंबर के अलावा जो नंबर्स होंगे वो नॉन रियल होंगे, दोनों को मिला के तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये दोनों होता है, इसका मतलब जितने भी नंबर है वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कन्वर्स क्यों ट्रू नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई, मतलब क्या बोलना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर एवरी नंबर नहीं है, नहीं क्या बोलना चाहिए इसको, एवरी नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, पर कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट एवरी नंबर, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट ही थोड़ा गड़बड़ है ना, मतलब होना था यहाँ पे एवरी नंबर का मतलब होना था एवरी रियल नंबर, क्या होना था, एवरी रियल नंबर। ठीक है, अब सही है, जल्दी जल्दी में एवरी नंबर हो गया, एवरी नंबर मतलब हम यही समझते, नंबर मतलब रियल नंबर ना, तो एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना, क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारे 2i 3i भी तो होते हैं और 2 + 3i भी तो होते हैं, समझ रहे हो, तो वो रियल नहीं है, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है। थर्ड वाला देखते, ये क्या है भाई, प्योरली रियल नंबर इज ऑलवेज ट्रू, कुछ तो गड़बड़ है, इतनी बड़ी गड़बड़, ये जल्दबाजी में हुआ है, मुझे देखने दो क्या था वो क्वेश्चन। अच्छा ऑलवेज रियल है, सॉरी, प्योरली रियल नंबर इज ऑलवेज रियल, जल्दी 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 में वो ट्रू हो गया है, प्योरली रियल नंबर, किसी ने पूछा भी नहीं कि सर वो क्या है, एक मैसेज डाल देते हैं, मैं उसका बता देता कि क्या होता है, प्योरली रियल नंबर इज ऑलवेज रियल, प्योरली रियल कब आता है, अगर z इक्वल टू a प्लस बी आई है ना, तो प्योरली रियल तब आता है जब b इक्वल टू 0 होता है, b इक्वल टू 0 मतलब z इक्वल टू a, तो ये जो z इक्वल टू a है वो तो रियल पार्ट ही है, तो रियल पार्ट तो रियल ही होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। लास्ट वाला स्टेटमेंट देखो क्या है, क्या बता रहा है, प्योरली इमेजिनरी नंबर इज इमेज, ये बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट हो सकता है, इसको देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, पूरा स्टेटमेंट लिखता हूँ उसको समझते हैं अच्छे से, है ना, ये स्टार्टिंग के हिसाब से कंफ्यूजिंग हो सकता है। प्योरली इमेजिनरी नंबर इज इमेजिनरी, ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू,
क्या ये सही है? कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी और इमेजिनरी होता है? नहीं, ये पहला ही स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि जीरो जो है हमारा, ध्यान दो, जीरो इज ओनली रियल नंबर which is purely imaginary but not imaginary। इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है ना। अगर ये सिर्फ इतना सा सेंटेंस होता, ध्यान देना, इतना सा सेंटेंस होगा बट कन्वर्स नॉट ट्रू, तो तुम अटकते नहीं, तुम सीधे इस पे लगाते कि प्योरली इमेजिनरी नंबर इज इमेजिनरी। सही तो है, जितने भी प्योरली इमेजिनरी नंबर होते हैं सब इमेजिनरी होते हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? प्योरली इमेजिनरी नंबर 2 आई, हाँ ये इमेजिनरी, 3 आई वो भी इमेजिनरी है ना। प्योरली इमेजिनरी में तो सिर्फ आई के साथ कुछ भी आएगा, 3.2 आई, पाई आई, ऐसा कुछ, पाई आई भी आ सकता है, रियल नंबर होना चाहिए बस आई का ऑप्शन। तो ये सभी तो इमेजिनरी है, पर तुम भूल जाते हैं जीरो के बारे में। जीरो प्लस जीरो आई, जीरो, ये जीरो होने की वजह से ये जीरो आई जो है वो क्या हो गया? प्योरली इमेजिनरी। पर ये जीरो नहीं हुआ इसलिए वो इमेजिनरी हुआ, क्योंकि बी नॉट इक्वल टू जीरो होता है तब इमेजिनरी मिलता है। इमेजिनरी नंबर कब मिलते हैं? बी जीरो ना हो तब। ठीक है, समझ गए? बी जीरो ना हो तभी हमको क्या मिलता है? इमेजिनरी नंबर मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम होने वाला है, रीजॉइन करेंगे हम लोग। अब पता नहीं रीजॉइन करने के बाद कितने वापस आते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन था, फोर्थ तक कर लिए। प्राइम नंबर आर नॉट क्लोज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। प्राइम नंबर कितने होते हैं? बहुत कम से होते हैं। प्राइम नंबर क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए होगा क्या? बोलो 3 और मैं 5 को ऐड करता हूँ, ये प्राइम नंबर मिलेगा क्या? नहीं मिलता। तो एडिशन में तो नहीं हुआ। 5 - 3 ले लो 2 होता है, ये भी नहीं हो गया। ठीक है, 5 × 3 ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 15 हो गया, इसके तो 2 फैक्टर्स आ गए, कंपोजिट फंक्शन हो गया, प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, और क्या ले सकते हैं? डिवीजन वाला केस। डिवीजन वाले, अब जब 3 के लिए रॉन्ग हो गया तो डिवीजन वाले केस को ना भी देखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। डिवीजन के लिए भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे 3/5 लिखे तो ये प्राइम नंबर रहा क्या? ये तो तुम्हारा रैशनल नंबर बन गया। हम जो लेते हैं वो नेचुरल नंबर को लेते हैं ना, नेचुरल नंबर की कैटेगरी प्राइम नंबर, ये तो रैशनल नंबर बन गया, तो ये भी नहीं रहा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नहीं, नॉट क्लोज बोला था तो सही हो गया। अब दूसरा दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर इज प्राइम। हमेशा जरूरी नहीं है कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का जो डिफरेंस है वो प्राइम आए। क्यों? क्योंकि जैसे 12 है -3, ये तुम्हारा प्राइम है और ये कंपोजिट है। 9 आता है, 9 भी कंपोजिट है, नहीं होता है, ये भी रॉन्ग हो गया। वी कैन नॉट राइट स्मॉलेस्ट इंटीजर, बिल्कुल सही बात है। स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा? -∞ तरफ कोई नंबर होगा, हम नहीं लिख सकते उसको, ये सही है। -9 इज स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, बिल्कुल सही है। -9, -8, -7 से लेके मैंने बताया था 8, 9 तक टोटल 1 डिजिट नंबर कितने होते हैं? किसी से पूछना, क्या बोलेगा वो? या तो 9 बताएगा या तो 10 बताएगा, लेकिन कितने होते हैं? 19। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छों की हालत खराब कर सकते हैं। ठीक है, टीचर्स नहीं बता पाएंगे 1 डिजिट नंबर, सीधे बोलेंगे कि हाँ सर 9 होता है, कोई बोलेगा 10 होता है, कोई जीरो को इंक्लूड नहीं करेगा। पर टोटल 1 डिजिट नंबर बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि नेचुरल नंबर की बात होगी, नंबर। ठीक है, 1 डिजिट किस में आते हैं? इंटीजर में आते हैं ना, 1 डिजिट इंटीजर, 2 डिजिट इंटीजर। ठीक है, तो वो होंगे 19।